अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, क्रिकेट की कप्तानी से लेकर सियासत की कप्तानी तक इमरान खान ने कई रिकॉर्ड कायम किए, मगर बदकिस्मती से सियासत में उनके मुस्बत रिकॉर्ड कम और नाकामी के रिकॉर्ड्स ज्यादा स्कोर बोर्ड पर आवेजा हुए। सबसे पहले तो यही कि उनकी हुकूमत में अवाम को खातिर खा रिलीफ न मिल सका। उनकी हुकूमत में कई स्कैंडल्स मंजर आम पर आए और सबसे बढ़कर चोरों और लुटेरों का एहतसाब भी ना किया जा सका जो वादा करके वो हुकूमत में आए थे, जबकि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही कप्तान को पेविलियन भेज दिया गया, जिसके बाद कप्तान ने सड़कों पर आकर कभी सियासी बॉल टैंपरिंग, तो कभी एम्पायर की मिलीभगत, तो कभी अपने खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम और कभी बुकिए की कारस्तानी का नाम देकर अपने खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाम करने की कोशिश की, मगर ताहाल कामयाबी ना मिल सकी। इस वक्त कप्तान के खिलाड़ी टीम छोड़कर जा रहे हैं, विकेटें गुम हो चुकी हैं, पिच उखाड़ दी गई है और पंडाल का मंजरनामा तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कि तमाशाई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि मैच नहीं होने वाला, और अगर मैच होता भी है तो कप्तान अकेला है, उसकी टीम में प्लेयर्स मौजूद नहीं, मगर कप्तान बज़िद है कि वो सरप्राइज देगा। कप्तान के इस बयान पर हुकूमत भी हैरान है कि भाई ना तो टीम में कोई खिलाड़ी बचा है, ना कोई एम्पायरिंग के लिए तैयार है, ना पिच बनी है खेलने के लिए और ना मैदान है, तो कप्तान सरप्राइज किसे देगा और कैसे देगा? कप्तान ने सरप्राइज देने की बात नाज़रीन पहली बार नहीं की। 2014 के धरने में जब उन्हें एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार था, तब से लेकर आज तक कप्तान सरप्राइज देने की बातें करते नजर आते हैं। खान साहब ने आखिरी बॉल पर 3 विकेटें गिराने के सरप्राइज की बात की, सड़कों पर आकर मजीद खतरनाक हो जाने के सरप्राइज की बात की, पुरअमन इंकलाब या खूनी इंकलाब लाने के सरप्राइज की बात की, 25 मई को इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर के खड़ाक के सरप्राइज की बात की, हकीकी आजादी मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेजने का सरप्राइज देने की जिद्दोजहद की, 2 सूबों में अपनी हुकूमत गिराकर पीडीएम हुकूमत को गिराने के सरप्राइज देने की कोशिश की, मगर किसी भी सरप्राइज के जरिए हुकूमत को गिराने या इलेक्शन जैसे सरप्राइज पर मजबूर ना कर सके। लिहाजा अब 2 ही सरप्राइज बचे हैं कि अव्वल तो खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दें कि उनका तहरीके इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, या फिर जिस तरह वो 25 मई को इस्लामाबाद में कारकुनान को छोड़कर लाहौर आ गए थे, ठीक उसी तरह अब भी कौम को छोड़कर बरतानिया रवाना हो जाए। नाज़रीन, बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग है कि कभी कभी लगता है अपनी भगवान है। खान साहब के मामले में भी यही नजर आता है कि उन्हें भी कभी कभी लगता है कि वो सरप्राइज दे सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि सरप्राइज आवाम को मिल रहे हैं, महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाने की शक्ल में। आवाम को सरप्राइज मिलना कब बंद होंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर जब वापस आते हैं तो यही सवाल जो है उनके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर अनूश मसूद साहबा, ये बताइएगा कि आज आपने विजिट भी किया अपनी 2 रुकनी टीम के साथ, ज़ाहिर डीसी साहबा भी वहां पर मौजूद थी। इल्जाम ये आयद किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि वहां पर जो खवातीन कैद की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, ऐसा कोई मामला है? फरवा, देखिए, हमने आज वहाँ पे विजिट किया है और वहाँ पे जितनी भी खवातीन मौजूद हैं उनसे फर्दन मुलाकात की है, उनसे बात की है और उनसे बदसलूकी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, ऐसा कोई इशू नहीं सामने आया है। अच्छा। मेरी उनसे बाकायदा बात हुई है, एंड आई कैटेगोरिकली आस्क्ड देम कि आपको कोई भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, और इसके अलावा उनसे पूछा कि अगर किसी किस्म की उनको जरूरत है तो वो भी वो बता सकती हैं। अब देखिए, एक को घर के से कपड़े चाहिए थे, वो उनको मंगवा के दिए गए हैं, घर से कपड़े बिल्कुल, और उसके अलावा वहाँ पे पूरी इन्वेंटरी बनी हुई है, एंड वन ऑफ देम वांटेड सम मेडिसिन, और वो मेडिकेशन भी वहाँ प्रोवाइड की गई है। देखिए, इसमें वहाँ पे डॉक्टर्स की, वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर राउंड द क्लॉक वहाँ पे मौजूद होते हैं जेल के अंदर। यानी जो पीटीआई इल्जाम लगा रही है डॉक्टर साहिबा, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। एब्सोल्युटली, आई मीन देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट, बिल्कुल है ही ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मैं अगर खुद या अपनी आंखों से ना मिली होती तो शायद मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट रहता माइंड में, प्रोबेबली, बिकॉज व्हेन यू हियर समथिंग टाइम एंड अगेन यू जस्ट टेंड टू परसीव दैट थिंग प्रोबेबली शायद सच है। लेकिन चाहे हम तो बिल्कुल श्योर थे, लेकिन एक रीएश्योरेंस के लिए, एक फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द अदर, यानी आपने ज़ाहिर विजिट किया है, यू हैव सीन एवरीथिंग आपने देखा है। मुझे बताएं कि किस कैटेगरी में किस रखा गया, क्योंकि शिकायत ये है कि सी कैटेगरी में रखा गया खवातीन को।
नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे कैटेगराइजेशन नहीं होती है कि ये A, B, C या कुछ इस तरह का है। कुछ फैसिलिटीज होती है वो अगर वो अलाउ होंगी लॉफुली तो वो अलाउ हो जाएंगी। अदरवाइज वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो रहने के लिए एक अच्छी फीजिबल कंडीशन होती है, उसमें चिलर, वहाँ पे कूलर्स लगे हुए हैं, पानी के लिए चिलर्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर उनको अच्छी हाइजेनिक बेडशीट्स और बेड सेटिंग दी गई है। जो भी उनको फॉर द यूज ऑफ लाइक साबुन, शैम्पू, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर ठीक है, यानी जो भी पर्सनल यूज के लिए भी चीजें वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा मुझे मैडम ये बताइएगा, राना सलाउल्लाह साहब ने उस दिन रात गए लेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद एक नया महाज खुल गया कि पीटीआई कह रही थी कि देखिए ऐसा हो रहा था, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही थी, और उसको कवर अप स्टोरी करने के लिए वजीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ज़ाहिर जिक्र किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए मालूम हुआ है कि कुछ बातें जो हैं टेलीफोनिक, उससे हमें अंदाजा हुआ है कि ये प्लान पीटीआई बना रही थी कि उनकी खवातीन पर इल्ज़ाम तराशी होगी, खवातीन लगाएंगी बाहर आकर कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, इस तरह का मामला है। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है कि कुछ वो जो लोगों की बातें शातें हुई हैं आपस में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, कोई उन अशखास को पकड़ने के लिए कोई ऑर्डर शॉर्डर आए आप लोगों को? ऐसे देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं अभी, वो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट की बात करेंगे, डेफिनेटली वो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज सेम माइंड टू इंटरप्रेट व्हाटएवर हैज बीन सेड, और उसमें अगर आप देखें तो कुछ आर्टिकल्स भी लिखे गए थे और कुछ और इंफॉर्मेशन भी है दैट अ ट्रेंड हैज बीन, यू नो, दैट हैज बीन सेटिंग अप फॉर जो भी ये जो रूमर्स चल रही हैं। सो उसकी डिटेल में जाए बगैर मैं आपको ऑफिशियल कैपेसिटी में जो बात बता रही हूँ वो यही है कि इस किस्म की कोई भी जो आप बात कर रहे हैं जिस एलिगेशन की, वो तो खैर दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मैं ये कहना चाहूंगी उनको कोई एक उंगली तक नहीं लगा सकता है वहाँ पर। अच्छा, यानी अनुज साहबा वो जो इल्जाम लगा रही है पीटीआई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, ज़ाहिर है कि हमें भी खबरें आती हैं, पीटीआई के बहुत सारे दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि अंदर कैमरास लगे हुए हैं, खवातीन की वीडियोस बनाई जा रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस तरह का कोई मामला है? फरवा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वहाँ पर जेल की क्या सिचुएशन होती है, हाउ द प्रेमिसेस आर बीइंग गार्डेड, सो यू वुड हैव बेटर आइडिया अबाउट दिस, एंड द पीपल हु आर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन दे वुड नो सम, उनको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक जेल है कोट लखपत जेल, उसके अंदर एक सब जेल की तरह की एक फीमेल्स के लिए जेल बनाई गई है। ठीक है। उसमें ये होता है कि जब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो मेल मेंबर कैन एंटर दैट प्रेमिसेस। अच्छा, यानी टोटल फीमेल कस्टडी में है जिसकी, यस ऑफ कोर्स। और सेकेंडली ये है कि एक गेट खुलता है, उसमें अंदर एंट्रेंस होती है फीमेल की, पहला गेट बंद होता है, देन सेकंड गेट खुलता है और फिर एंट्रेंस होती है। वहां पर उस हद से आगे कैमरास बंद हैं। देयर इज नथिंग लाइक कैमरास इनसाइड दैट विसिनिटी, सो दिस इज आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ क्वेश्चन थिंग विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे मीडिया से ये जो आप कैमरास की बात कर रहे हैं, वहां से लेकर आई कैटेगोरिकली सेड नोबडी कैन इवन put a finger on them। ठीक है। अच्छा अनुज साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो ज़ाहिर है कि निकले तो थे लेकिन कसूरवार भी नहीं थे उस मॉब में, शायद वो हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे होंगे जिस स्टेज की कैटेगोरिकली आपने लोगों को पकड़ा है, निशानदेही कर रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए कुछ किया है अभी तक आप लोगों ने, या कुछ ऑर्डर्स वगैरह आए, कुछ लोग रिहा भी किए आप लोगों ने? इसमें बहुत ही डिफाइंड रोल है। आपने मोस्टली देखा होगा रिवायती पुलिसिंग में हम सिर्फ शक की बुनियाद पे पकड़ लेते हैं लोगों को और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर एक सबसे जो एक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है जिस एक्यूज्ड और जिस सस्पेक्ट को पकड़ा है उसको आइडेंटिफाई किया है किस तरह से, नादरा से, फेशियल रिकग्निशन के थ्रू। सेकेंडली उसकी जो वीडियोस वहां मौजूद हैं, सेफ सिटी की फोटोग्राफ्स और उनके फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराए गए हैं बाकायदा तौर पर। ठीक है, आई गेट इट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं डॉक्टर साहिबा, दे वांट टू नो कि उनके जो लोग पकड़े गए हैं वो कहां पर हैं। बहुत सारी फैमिलीज ने हमसे भी राब्ता किया है। लेट मी कंप्लीट, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट एज वेल। यस, आई गॉट योर क्वेश्चन। उसमें ये है कि जिसका जितना रोल होगा उसकी उतनी ही सेक्शंस के तहत सज़ा होगी। वी वुड नेवर ट्रांसग्रेस इन एनी सेंस। जितनी जिसकी सजा बनेगी सिर्फ उसको उतनी ही सजा मिलेगी जिसका जितना रोल है। दैट एविडेंस इज प्रिजर्व्ड विद अस।
Okay, And we family are से going मिलने to, मिलने दिया जा रहा हमारी है? जो इन्वेस्टिगेशन दैट वुड बेस ऑन दैट। ठीक है, फैमिलीज के साथ मिलने दिया जा रहा है? फरवा देयर इज अ लॉ जिसमें जब किसी को शनाख्त परेड पर बंद करते हैं, लॉ डज नॉट परमिट एनीबडी टू मीट दैट एक्यूज्ड। सो Okay. वो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ परमिट नहीं करता है। ठीक। जैसे ही इनकी आईडी परेड हो जाएगी, दे वुड बी परमिटेड टू मीट देयर फैमिलीज। ठीक ठीक है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। इमरान खान साहब इन्हीं जमान पार्क के इर्द गिर्द कैमराज लगाए जा रहे हैं, नस्ब किए जा रहे हैं, कोई ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है पंजाब पुलिस? क्या क्यों लगाए जा रहे हैं कैमराज? I have no idea why that is being done on their Okay. part, because I think they can better reply to that. ठीक है। एंड डू यू हैव एन आइडिया कि परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी के कुछ चांसेस हैं, कुछ ऐसे अहकामात कोई मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी? देखिए, वो एंटी करप्शन उस पे मोस्टली काम कर रही है, सो आई थिंक दैट इज द राइट एजेंसी टू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अपना के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं कैसर अहमद शेख साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, और माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शेख साहब आपसे आगाज़ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आज जो है जाहिर है कि एक एक्ट जो है वो सदर मुमलिकत के साइन के बाद जो है, ज़रा इसकी कॉपीज हमारे पास भी मौजूद हैं, आपको भी मालूम है इस चीज़ का, वो पास हो गया है। अब ये एक्ट की पहले गुफ्तगू नहीं हो रही थी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन खास मीडिया को भी नहीं थी, हम में से भी अक्सर लोग परेशान थे कि ये कब और कैसे हुआ, फिर सदर मुमलिकत के साइन हो जाना। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए पहला और बड़ा कदम उठ गया है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये एक्ट जो है ये तो हमने पास किया था कौमी असम्बली में और फिर जॉइंट सेशन में। ये एक अपील का राइट है, कोई भी अगर किसी के खिलाफ भी कोई फैसला होता है तो अपील ये मैं समझता हूँ बड़ा लॉजिकल और जेन्युइन पॉइंट है, क्योंकि किसी को ये तो कोई भी तरीका नहीं है कि किसी भी एक जगह का जो फैसला हो जाए उस पर्टिकुलर पर्सन को या इदारे को अपील का राइट न दिया जाए। आपके सामने साथ हैं आरिफ चौधरी साहब, कानूनी माहिर हैं। ये बताएं, हर जगह अपील का तो कोई एक फोरम होता है और ये फोरम होना लाजमी है। तो ये तो हमने काफ़ी दिनों से इसको जब हमने नैब के अमेंडमेंट्स की कानून में तो पास कर लिया था। अभी अरबी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने अगर उसको साइन कर दिया तो वो एक्ट हो गया, वो कानून बन गया। और बिल्कुल इसमें कोई भी अपील का राइट इस्तेमाल कर सकता है। और शेख साहब, ये तासुर दिया जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है ये एक कदम जो है वो उठाया गया है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तार साहब, वो कह रहे हैं कि ये फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ को नहीं होगा। तो उनको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि बज़ाहिर तो हमें यही फ़ायदा नज़र आ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो है वो नाअहली है, नवाज शरीफ साहब की नाअहली है, इसके साथ साथ तरीन साहब की नाअहली है, तो क्या इनसे उनको फ़ायदा नहीं होगा? जी, मैं तो समझता हूँ कि फ़ायदा होना चाहिए उनको, उनका पूरा राइट है अपील करने का। वो नायल जो नायल सर जी कदों जा रहे हो फिर? जी क्या कह रहे हैं सर, कदों जा रहे हो फिर अपील लेके रिव्यू दी? अब ये तो मुझे पता नहीं, जल्द से जल्द, क्योंकि सर 60 दिन का ब्रैकेट है ना, उसमें तो आपने दायर करनी है। ये देखिए, जो हमें फैसिलिटी एक है, किसी को भी फैसिलिटी है वो अपनी फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। क्योंकि हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि उसमें लकूना है, जो भी पास हुआ ऑर्डर और जो नायर हमेशा के लिए कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल उसमें अब पूरी पार्लियामेंट ने इसको पास किया, सदर साहब ने उसको साइन करके उसको एंडोर्स कर दिया। तो अब तो एक हमारे पास जेन्युइन राइट है और हम बड़े अरसे से ये सोच रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो बाइज्जत तशरीफ रहे हैं अपने मुल्क में, हमारी ख्वाहिश है और मियाँ साहब को इनवाइट कर रहे हैं। मैं आरिफ चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, लेकिन शेख साहब जाते हुए मुझे ये बता दें, मैं स्विच करने लगी हूँ कि आपने कहा कि बाइज्जत तरीके से वापस आना चाहिए और सारा कुछ है, तो मतलब आप यानी पार्लियामेंट जो है इस वक्त खड़ी हो गई है इस एक्ट के बाद उन मुतादिद शख्सियात के खिलाफ जिनसे आपको प्रॉब्लम था? ये पार्लियामेंट ने तो कानून ऐसा बनाया जिनको सब एंडोर्स कर रही है। तो बड़े अरसे से हामिद खान साहब
जो पीटीआई के खास उनके एडवोकेट है वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था और बड़े अरसे से वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है। तो नई चीज तो इसमें नहीं है। अब एक कानूनी, आप बताइए किसी को एक पास हो जाए उसको आप राइट ही ना दे अपील का, तो वो तो कोई बात नहीं हो। यानी बाजार मुझे जो समझ आ रही ना शेख साहब, आप लोगों ने तैयारी पकड़ ली है मियां साहब को वेलकम कहने की, और फिर वो जा रहा है गाने भी लगेंगे मियां दे नारे बजने ने। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, बिल्कुल तैयारी में है। चले जबरदस्त। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, ये क्योंकि कानूनी मामला है, मैं इस पे आपकी ना छोटी सी रहनुमाई चाहूंगी। मुझे पहले बता दें, क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब जो सू मोटो लेते थे आर्टिकल 184(3) के तहत, तो उस पे अपील का राइट मौजूद नहीं होता था। तो इसके बाद तो जाहिर है कि रिव्यू के लिए जाया जा सकता है, 60 डेज का ब्रैकेट भी है। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू, और दे आर सेम? जी मैं आपको अर्ज करूं, ये जो अपील होती है वो बाकायदा केस जो है उसी तरह सुना जाता है जिस तरह वो पहली स्टेज पे सुना जा रहा होता है। ठीक है। उसे ये समझे कि वो कंटिन्यूएशन होती है उस केस की, यानी उसकी सेकंड राउंड है उसका आर्गुमेंट का और उसको जेरे बहस लाने का। और रिव्यू जो है उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। रूबू सिर्फ उस बुनियाद पे होता है कि अगर कोई ऐसी गलती जिसे कहते हैं कि पेटेंट एरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई ऐसी बात जो उन्हें बात महसूस कराई जाए कि जी ये कानूनी तौर पर देख लेनी चाहिए थी या फैक्चुअली ये चीज मौजूद थी लेकिन ये नजरअंदाज कर दी गई, इसलिए आप इसे रिव्यू में देख ले, तो वो उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। अपील जो है वो तो फुल फ्लैज आप उसे उस केस को पूरे तौर पर सारे का सारा सुनते हैं और उसको सिरे से सुनने के बाद आप उसे यानी दूसरे लफ्जों में नई ओपिनियन आप बना सकते हैं जो पहले नीचे वाली, यानी यहां तो नीचे वाली कोर्ट नहीं होगी लेकिन यकीनन जो पहले जजेस ने सुना है उसके बाद जब आप अपील में जाते हैं तो उनकी यानी जो अपील वाले जजेस हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, जबकि रिव्यू में वही जज जो है जिन्होंने केस सुना होता है वही देखेंगे और वो जाहिर है कि अपने फैसले के खिलाफ तो खुद नहीं वो जा सकते। तो ये अपील और रिव्यू में फर्क है। अच्छा मुझे आरिफ साहब ये भी बताइएगा कि इससे नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा, जहांगीर तरीन को फायदा होगा, इस पे भी रोशनी डालिएगा। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, नेस्ला टावर का भी इशू जो था वो इसी यानी आर्टिकल 184(3) के तहत हुआ था, तो क्या उस पे भी रिव्यू डाला जा सकता है, वो भी काउंट किया जा सकता है या ये पॉलिटिकली है सिर्फ? किसका, ये नहीं समझा ये आखिरी जो बात आपने की। सर नेस्ला टावर वाला जो मामला हुआ था, नेस्ला टावर वाला जो सुमो, जी 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 मैं आपको अर्ज करता हूं। बात यहां नेस्ला टावर को तो उन्हें रिव्यू करने की यकीनन नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज हैं। अच्छा। और लेकिन यहां असल बात जो जितनी कोशिश की जा रही है वो पहले दिन से ये की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वापस लाया जाए और ये जो उनकी नाअहली है, परमानेंट उन्हें नाअहल किया गया है, ये खत्म किया जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन भी थे पहले रहे, आसन भून साहब, वो हमारे जब सदर बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने तारीख में पहली दफा बार की तरफ से ये पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो नाअहली है ये परमानेंट नहीं होनी चाहिए और ये इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें आपको अपील का हक देना चाहिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या हमारी कोई भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन की इलेक्टेड बॉडी बतौर बॉडी के किसी सियासी पार्टी का मुकदमा लड़े। लेकिन इसमें आजम नजीर तारक जो अभी लॉ मिनिस्टर है वो, और उन्होंने ये एक अंदाज की बार गेम थी उनकी उस जमाने में कि जनाब हम आपके लिए ये करेंगे, और चूंकि वो समझते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट बार जो इलेक्टेड बॉडी है वो जाएगी तो उसका असर ज्यादा होगा, तो इसलिए ये पिटीशन जो थी ये ऑलरेडी पिटीशन मौजूद है जिसका फायदा यकीनन उन्हीं लोगों को जिनका नाम आपने लिया है उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ही ये पिटीशन दायर की गई थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला जब जाएगा तो वो यानी ऐसी पार्लियामेंट जिन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट की कोई कदर उनके ज़हन में है ना लॉ की कदर है, उनके ज़हन में तो जो रास्ता भी निकलता है
चाहे उसके नतीजे में आप अदालतों को बिल्कुल इंटिमिडेट कर दें, बेबस कर दें, नाकारा कर दें, उनकी तजलील कर दें, वो काम होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब आए और उससे पहले कोशिश ये करें कि ये जो पीटीआई के लीडरशिप है, चेयरमैन पीटीआई का, वो यानी या तो दुनिया से चला जाए या उसे आप वैसे जिंदा दरगोर कर दे और उसकी पार्टी को भी खत्म कर दे और फिर नवाज शरीफ साहब को एक ऐसा मैदान मुयस्सर आए कि जिसमें वो आके अपनी सियासी मैदान ठीक है। पर आजा साहब, अब मुझे तो जो समझ आ रही है ना वो ये समझ आ रही है, ज़ाहिर है कि मेरा एक छोटा सा तज्जिया है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी तस्दीक कर दें। इमरान खान साहब मुझे तो नहीं लगता कि अब नाअहल होंगे, क्योंकि नाअहली पे तो बड़ी नरमी आ गई है। देखिए मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। आपका ये जो बात है ये सिर्फ इमरान खान की, अरे साहब मैं आपकी तरफ आती, मैं नजर नहीं आती, बल्कि मुझे तो जी साहब सॉरी नो इश्यूज। अच्छा, मैंने तो वैसे भी 28 मिनट पहले इंतजार किया है यहाँ बैठकर, तो चौधरी साहब अगर बोलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, सर। उनकी राय मेरे लिए भी मोहतरम है। लेकिन बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है, आजकल सजाएं नहीं मिल रही, रिलीफ मिल रहा है। यानी साल डेढ़ हो गया, किसी को सजा नहीं मिली, सबको रिलीफ मिल रहा है। मैं अक्रॉस द बोर्ड कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करना चाह रहा। इस एक साल में कोई जेल नहीं गया। इस एक साल में ये नहीं हुआ कि कोई जेल गया हो, हुकूमत ने पकड़ा हो, कोई भी हुकूमत हो, और वो फिर बाहर ना आया हो। वो कोई एक दिन में बाहर आ गया, कोई 2 दिनों में बाहर आ गया। अब तो एक्यूज्ड माशाल्लाह जजेस गेट के रास्ते मर्सिडीज में बैठकर आला अदालतों में जाते हैं, और अदालत कहती भी है कि ये हमारी मर्सिडीज नहीं थी, चलें जिसकी भी थी। बहरहाल अब तो देखें जो आपका स्पेसिफिक नहीं जिसकी भी हो, लेकिन काश वो बाकी लोगों को भी मर्सिडीजें मिला करें। मतलब है और भी कुछ लंदन से यहाँ पाकिस्तान आए थे सजा भुगतने के लिए, तो हमने देखा था बख्तरबंद गाड़ी में आते थे। इवन आसिफ अली जरदारी साहब जब वो कैदी थे और उनको पता भी नहीं था किस केस में अंदर हैं, तो वो एक बार सेनेट के रुकन बने थे, तो बाकायदा अनाउंसमेंट होती है पार्लियामेंट में। दोनों मेरे दोस्त समझते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ कि ड्राइवर गाड़ी गेट पे ले आए, तो वो जब वो निकल रहे होते थे तो बख्तरबंद गाड़ी आ जाती थी गेट के ऊपर। तो अच्छा है, रिलीफ मिल रहा है। हम तो कहते हैं सबको रिलीफ मिले। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ताहयात नाअहली तो कर दी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। ताहयात नाअहली कोई आइन में कहीं नहीं लिखी हुई, जैसे 63 के तहत 63A की इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने उन 25 बंदों को वोट का हक भी नहीं दिया और उनको नाअहल भी कर दिया, वो भी आइन लिख दिया गया था। और तीसरी बात ये है, बड़ी अहम बात की चौधरी साहब ने, माशाल्लाह मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनको, मालूम भी है। अभी जो है ना, अभी किसी को ख़त्म करने या ना करने की जो कोशिशों की वो बात कर रहे हैं, वो तो नतायज आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हमारे सामने 2016 में और उससे ऑनवर्ड बाकायदा कोशिशें करके प्लान किया गया कि किसी को कैसे निकालना है। यानी व्हाट्सएप पे आप बना रहे हैं, बेंच बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे JIT बना रहे हैं, फिर आप पनामा का केस चला रहे हैं, फिर आप अकामा ला रहे हैं, फिर आप पता नहीं वो लाहौर में एक मेडिकल सेंटर बड़ा अच्छा बना था, किडनी सेंटर PKLI, वहां पर आप तकरीरें कर रहे हैं। यानी एक पाकिस्तान में वो मैंने 2 साल देखे जिसमें इंसाफ देने वाले इंसाफ नहीं दे रहे थे, बाकी सारे काम कर रहे थे। अभी जरूरत क्या है, अभी सिर्फ लास्ट पॉइंट, आपने ज़ाहिर है आगे बढ़ना होगा। लास्ट पॉइंट, हम ये भी नहीं चाहते कि वो वाला दौर रिपीट हो कि किसी के खिलाफ मनगढ़ंत केस चलें, जो मियां नवाज शरीफ के साथ किया गया वो इमरान खान के साथ किया जाए या किसी और के साथ किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करके सियासत से इर्रेलेवेंट नहीं किया जा सका। सिमिलरली हम ये नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ या किसी और के साथ वो किया जाए। हम तो कहते हैं कि जब हमने बतौर कौम ये तस्लीम किया कि हमसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, तो आने वाले वक्त में तो वो गलतियां ना करें। आप 11 साल किसी को जेल में मत रखें और उसके बाद आप ही की अदालतें उनको बाइज्जत बरी कर दें और कहें कि SGS कोटकना केस तो था ही नहीं,
वो 11 साल उसकी जिंदगी के वापस कौन लाएगा? या रात को 12 बजे आप फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से उठा के जेल डाल दें, पर दूसरे दिन जो है ना वो होना था, सुबह होनी थी, आप सुबह जेल में डाल देते। तो अगर हम गलतियां तस्लीम कर रहे हैं तो आज ये तहैया कर लें कि मुस्तकबिल में ये गलतियां न करें। ठीक है, लेकिन ये तैया तो ज़ाहिर है कि इक़्तिदार में बैठे हैं, इक़्तिदार से बाहर है, इक़्तिदार की आड़ में, ये तैया तो उन्होंने मिलकर करना है। लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा पॉइंट पराचा साहब ने दिया है कि क्या वाकई वो जो खुशबू आ रही है 10 साल के प्लान की जो इमरान खान साहब बनाया करते थे, क्या वो ये लोग तो नहीं बना रहे? एक ब्रेक के बाद शेख साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक। शेख साहब, इमरान खान साहब 10-15 साल का प्लान बना रहे थे, ज़ाहिर है कि हुकूमत ने भी बार बार इसकी बात की है, मुतादिद वज़रा ने। पराचा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं 10-15 साल की कि किस तरीके से इमरान खान साहब को एलिमिनेट कर दिया जाए सिस्टम से, या इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो खड़े ना हो सकें और लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएं, वोट बैंक भी नून लीग को मिल जाए। देखिए, मैं इस बात से आपसे एग्री नहीं करता। इमरान खान जरूर प्रोग्राम बना रहे थे 10-15 साल का, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस किस्म की गवर्नेंस की वो उसने कोई फायदा नहीं दिया, किसी को भी फायदा नहीं दिया। और खासकर 9 मई में जो उनका रोल है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो भी पाकिस्तान से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने 3 इंसिडेंट्स आपको देता हूँ। ये MQM सबसे पॉपुलर जमात थी कराची और हैदराबाद में, मैं वहीं रहता हूँ कराची में। अब एक बार उन्होंने एक फिक्रा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कहा, आज नाम लेने वाला कोई नहीं, उस सारी पार्टी रियासत के मुखालिफ कहा। फिर ये आज जो 9 मई का वाकया हुआ है, ये जरूर जो भी कुछ उसके बारे में कह दिया जाए, लेकिन ये चुन के जानबूझ के गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन और आर्मी की इंस्टॉलेशन और तैयार किया गया आर्मी का। देखिए, हम अपनी फौज को भी, ये नहीं कमजोरियां किसमें नहीं है, कमजोरियां होंगी, लेकिन हम अपनी फौज को वीक कर रहे हैं और उसके वीक करने से हम अपने मुल्क को। सर, मैं इस हक में हूं ही नहीं कि फौज को वीक किया जाए, लेकिन मुझे बताएं कि जिस तरीके से दिल पे हाथ रख के बताएं शेख साहब, जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं PTI की, और वो अली जैदी साहब कहते थे गोली मार दो पार्टी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी कह दिया पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, और मुतादिद लोग पार्टी जिस तरीके से इब्रार हक साहब रो पड़े। मुझे बताएं ये ठीक है क्या? ठीक क्या? ये कमजोर लोग हैं? आप बताइए, ये मुझे ये ठीक था जो 3.5 साल हमारे ऊपर क्या कुछ जुल्म तशद्दुद नहीं हुआ? किसी PTI, किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक बंदे ने, किसी पीपल पार्टी के एक मेंबर ने, किसी MQM के एक मेंबर ने, किसी JUI के एक मेंबर ने कभी पार्टी छोड़ी? पार्टी तो उन दिनों में जब वो इक़्तिदार में थे तो उनके 22 मेंबर छोड़ गए अपनी पार्टी। आज कोई नहीं छोड़े, वो पॉलिटिकल लोग ही नहीं है। देखिए, उनके पास जो लोग आए हुए थे ना, सोशल मीडिया के लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम जाके देख रहे हैं कि हालात पब्लिक के क्या। चले, मेरा ख्याल से आपने भी वही बात कर दी जो बाबर अवाज साहब कह रहे थे कि डेप्यूटेशन पे आए हुए थे। जी, आए हुए थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं 2 वाकया बताता था। तीसरा वाकया मैं आपको बताऊं कि बेनजीर साहबा का जो कत्ल हुआ, जो उसके बाद लोग बड़े गम गुस्से में थे, लेकिन एक सिर्फ फिक्रा जो जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खपे, उस सारे ठंडे हो गए। एक उस लीडर का फिक्रा, देखिए ये लीडरी क्या है जो चले, मैं चाहती हूँ कि जरदारी साहब जो है ना, वो नून लीग की कुर्बत है, बड़ी हुई है, तो आप यही जुमला उनसे। मेरी बात एक फिक्रा और सुन लें। कैपिटल हिल पे हमला हुआ, आज 18 साल की उनको कैद होगी, खुद अमेरिका में। हमारे खिलाफ क्या उन्होंने बात करनी? हमारा मुल्क अगर कमजोर हो रहा है और हमारे मुल्क की आज हमारी जो डिफेंस है वो इंडिया की डिफेंस से 9 गुना हो गई है, क्योंकि आज 6 साल पहले सिर्फ 4 गुना थी। हम क्या अपने आप को वीक करके किस तरह अपनी सल्तनत और अपनी रियासत चलाएंगे? ठीक है, हम इमरान खान को ये देखिए ना, उसको मौका मिलना चाहिए। कोई ठीक है शेख साहब, मैं आरिफ चौधरी साहब को इन्वॉल्व करूं। आरिफ चौधरी साहब, मुझे बताएं कि नॉर्मली होता ये है कि ज़ाहिर है चूंकि अब रिव्यू में जाएगी तो वो बेंच तो नहीं सुनेगा, ज़ाहिर है कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, और लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जब बेंच बनते हैं ना, तो हम जैसे भी जो थोड़े से कम अकल लोग होते हैं वो भी बता देते हैं कि फैसला कहाँ निकलने वाला है, और फिर ये तो 1 टाइम रिव्यू होगा जाहिर है। तो मुझे बताएं कि इस पे जो बेंच बनेगा, क्योंकि हुकूमत को जो मौजूदा जजेस हैं कुछ, उन पर बड़ा खुला एतराज़ है, तो आपको लगता है कि अगर रिव्यू में जाते हैं नवाज शरीफ साहब अपनी नाअहली को लेकर, तो उनके साथ जस्टिस हो जाएगा?
देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जो आप फरमा रही हैं वो रिव्यू नहीं, मतलब वो अपील की आप बात कर रही हैं। ठीक है। इस जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें बहुत इंसाफ मिला है। ये तो मैं हैरान हूं कि किस तरह लोग कहते हैं कि जनाब आज ये बेलें मिल रही हैं, और ये बेलों वाला मामला तो हर दौर में, जुल्फकार अली भट्टो के दौर में हालत ये थी कि उस वक्त ज़हूर इलाही और इस तरह के सियासतदानों को मुसलसल गिरफ्तार किया जा रहा था, और एक केस में उनकी बेल होती थी तो दूसरे में उन्हें पकड़ लिया जाता था। और यही वजह थी कि उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें ब्लैंकेट बेल दी, जो रिपोर्टेड केसेस हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब आपको इन केसेस में तो बेल है जो आपके खिलाफ रजिस्टर हुए हैं, जो आने वाले केसेस आपके खिलाफ रजिस्टर होंगे उसमें भी बेल है। तो मैं ये समझता हूं कि एक फोरम अदालत का कि जो लोगों को रिलीफ देती है वो खत्म नहीं होना चाहिए किसी दौर में भी, और इस वक्त तो उसकी और बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए कि आप देखें कि जब खवातीन जैसी नाजुक ये लोग जो हैं उनको हजारों के हिसाब में जेल में बंद किया जाए, उन पर पुलिस तशद्दुद करे, पुलिस उन्हें नंगे होके दिखाए, उन्हें रेप के इल्जामात लगे पुलिस पर, तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपसे गुजारिश करूंगा सिर्फ अदालतें ही है जो तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये हम आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो ये जो लोग अगर पाकिस्तान में वाकई फौज की इज्जत चाहते हैं तो फौज को अपने इन मामलात में इन्वॉल्व ना करें, ये बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल करें। और ये पाकिस्तान के लोग दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान की फौज को पाक फौज जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। लेकिन ये है कि जब लेकिन आरिफ साहब, चले मुझे आपकी तरफ आना था, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर अनूश मसूद से बात की है जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने बड़े सादा और बड़े अच्छे अल्फाज में बताया कि ऐसा कोई मामला है नहीं जो पीटीआई बता रही है, इस तरह के कोई इकदाम उठाए नहीं जा रहे, बल्कि उल्टा जो खवातीन है वहां पर कोट लखपत में उनके साथ कोई ऐसा सुलूक नहीं है, उनको घर से खाना भी आ रहा है, यानी उनके कपड़े वगैरह सब चीजें उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब जाहिर है कि किसका कितना सच है, हमें तो सच लगता भी है और नहीं भी लगता है। बहरहाल ब्रेक लगता है कि ले लेनी चाहिए, फिर वापस आते हैं। पराठा साहब, अभी जो सिचुएशन चल रही है, ज़ाहिर है जो पीटीआई के साथ सब कुछ चल रहा है, दिख ऐसा रहा है कि इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हो रहा है। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, और ये भी कि जो रिव्यू वाला मामला है ये किसी के लिए ज़्यादा रिलीफ तो है, मगर किसी के लिए दर्द सर भी हो सकता है या बन गया है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। देखें, दर्द सर तो ये इश्यूज रहते हैं और सब के लिए रहते हैं। मसलन आपने खुद कोट किया वज़ीर कानून तारड़ साहब को कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन का तो जो रिव्यू है एग्जॉस्ट हो चुका है। ये रिव्यू नहीं है अभी। अगर 183 का अपील का राइट मिल रहा है तो रिव्यू और अपील का डिफरेंस बड़े अच्छे तरीके से आरिफ चौधरी साहब बता चुके हैं। मसलन बेंच भी दूसरा बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा और केस भी नए सिरे से शुरू होगा। तो लिहाजा वो जो दर्द सर वाली बात है, जिन्होंने आज आपको मालूम है नैब अमेंडमेंट वाला लॉ भी सदर साहब ने उसको एसेंट दी है, तो वो भी लॉ बन गया है। अब उसका बराह रास्त फायदा जो इमरान खान की पार्टी को हो रहा है आजकल, वो हालांकि जिन्होंने बनाया वो तो भुगत चुके अपनी अपनी बारी। और वही बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने असेंबली में कही थी कि हमने तो नैब को भुगत लिया है, जब आप आएंगे तो हम देखेंगे आप क्या करते हैं। अब दूसरी जो बात पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि नून को तो नुकसान हुकूमत लेकर जितना हो चुका वो हो चुका। और शुरू में आप अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बातें याद करें तो वो कहती थी कि इनकी नाकामी, इनकी नाकिस कारकर्दगी के गंद का टोकरा आप अपने शोल्डर पे, अपने कंधों पे क्यों ले रहे हैं। एक साल में उनका तो नुकसान हो चुका, लेकिन ये यूजुअली जो पाकिस्तान में प्रोसेस चलता है वो फिर किसी न किसी लॉजिकल एंड की तरफ जाता है। मसलन मैंने पहले ही एग्जांपल दी कि पनामा में अगर मियां नवाज शरीफ नहीं फंस रहा था तो अकामा में उन्होंने फंसा दिया। लिहाजा ये जो प्रोसेस चला है ये कहीं रुकने वाला नहीं होता, क्योंकि इस चीज को 9 मई के वाक़े ने, 9 मई के वाक़यात ने, 9 मई को जिस तरह से रियासत पर चढ़ाई की गई, हजार कह दें कि जी हमारे बंदे नहीं थे, जी हमारे वर्कर्स नहीं थे,
लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। ऑडियो लीक्स और कैमरा सिर्फ ये नहीं है कि टीवी कैमरा हो, जो मोबाइल वाले कैमरे हैं वो भी उतना ही पिक्चर बनाते हैं, उतनी ही आवाज लेते हैं, वो भी सारा कुछ वही कैप्चर करते हैं। तो जो 9 मई के हवाले से जो इंस्टिगेटर्स थे वो नजर आ रहे थे, प्लानर्स अगर नजर नहीं आ रहे कैमरे में, तो वो जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो आई बिलीव कि सब की टेलीफोन कॉल्स का डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। वक्त के साथ साथ फिर ये शेयर भी चीजें होती रहीं कि कौन होंगी कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा था। आप 4 वर्ड मेरे याद रखें, वो कहा गया था प्लानर्स, अबैटर्स, इंस्टिगेटर्स और एग्जीक्यूटर्स। अभी तो सिर्फ एग्जीक्यूटर्स आए हैं ना सामने, या इंस्टिगेटर्स आए हैं। जो अबैटर्स हैं और प्लानर्स हैं आई बिलीव कि वो वक्त के साथ सामने आ जाएंगे, डेटा सबका इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है शेख साहब, मेरे पास वक्त की बड़ी किल्लत है, बताए इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन होंगे अब? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इमरान साहब तो अभी कह रहे हैं कि हम मौजूद हैं, फील्ड में मौजूद हैं, उनका राइट है। अगर उन्होंने कोई ऐसा नहीं काम किया जो कि कानून के सरियन मुखालफत है, उसके मुताबिक कोई अदरवाइज इलेक्शन तो होने चाहिए। और ठीक है कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत पासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज।